कि क्या पसंद क्या ना पसंद, क्या इंसिडेंट। एक तो स्टोरी टेलिंग मुझे लगता है आज के टाइम में काफी कम हो गई। हमारे टाइम में तो ऐसे होते थे 4-5 लड़के बैठ जाते थे घेरा बना करके, एक लड़का स्टोरी सुना रहा है, अरे उसकी मम्मा ने मुझे ऐसे उस दिन ऐसे पीटा, उस दिन मेरे पापा ने हाँ ऐसे पीटा, वो मजा आता है सुनने में। या मैं गया अपने दोस्त के साथ समोसे खाने, उस दिन ये स्टोरी हो गई। वो चीज तो मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे करते ही नहीं। बस फला नहीं बॉलीवुड, करते। फला हॉलीवुड, हम्म। फला बिग बॉस की बात कर लिया, फिर पता नहीं क्या क्या रील देखा। ठीक है। वही तो समझ ही में नहीं आता क्या, जैसे कोई हाँ देखता नहीं तो वो बोलते कि बोल क्या रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा। सही बात है। मुझे बहुत गुस्सा है, मैं ऐसे पर्सन ढूंढता हूँ जिससे मस्त बातें हो, बढ़िया ऐसी वैसी हाँ बातें सर। हो कि क्या है, रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ बातें। ठीक है, गुड। तो किरण से थोड़ा सा मेरी सोच मैच कर रही है, बढ़िया। ऐसे ऐसे रहा करो तुम लोग, थोड़ा सा रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ वाले। चलो गुड, बहुत अच्छे, अच्छा लगा तुमसे बात करके भाई। चलो भाई, एक सेकंड। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, और आज हमारा है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। आप लोग जो है थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, आप लोगों की संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी इसकी, क्योंकि आपका सिलेबस हो नहीं पाया है 2 लेक्चर में कंप्लीट। थोड़ा सा स्लो होने की वजह से चीजें छूट गई हैं, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे अपकमिंग संडे को। आ जाओगे ना सारे बच्चे? यस सर। हाँ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मुझे नहीं लग रहा है कोई इतना डिफिकल्ट है सब्जेक्ट, या इतना डिफिकल्ट है, बल्कि उल्टा मुझे तो ये लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे हम चीजों को मोशन देते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें हम किस तरीके से मूव कराते हैं ऑब्जेक्ट्स को मोशन दे करके। क्या खो गए? क्या बेटा? हाँ, और इसमें तो सबसे मजा आता है, बेसिक सिंपल सी इक्वेशन बन जाती है, उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इशू ये आता है कि हमें बस सीखना होगा कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, समझ के इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनालम एक्सीलरेशन। पहले हम पढ़ चुके हैं एनालम इक्विलिब्रियम, और 11 फिजिक्स जे का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और आज की डेट है 21/1/25। टॉपिक होगा एनालम एक्सीलरेशन, कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे, और लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लिफ्ट में जब आप ऊपर चढ़ते हो तो कभी आप लोगों को शायद फील हुआ हो कि मेरा वेट तो थोड़ा भारी लग रहा है। ऊपर चढ़ते वक्त तो हल्का, ऊपर चढ़ते वक्त तो भारी लगता है, हैवीपन लगता है, लेकिन जब आप कभी लिफ्ट से नीचे उतरते हो तो कैसा लगता है भाई? हल्का लगता है। या कभी आप लोग वो जो झूला आता है ना मैरी गो राउंड, उसमें अगर आप कभी, मैरी गो राउंड वो आता है ना बड़ा सा झूला चक्री वाला, आपके टाउन में अगर कोई मेला लगता है, कोई फेयर लगता है, तो उस टाउन में आप गए हो और मैरी गो राउंड में कभी बचपन में बैठे हो, या अभी भी बैठ सकते हो, तो उसमें जब ऐसे वो नीचे आता है झूला तो कैसा लगता है? एकदम ऐसे दिल हल्का सा लगता है, अपने आप अपना वेट हल्का सा लगता है। तो वहां पे भी आपने वो चीज फील की होगी। अगर किसी को स्विमिंग आती है तो स्विमिंग का तो चलो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन वहां पे भी उसको अपना वेट हल्का लगता है। ये 3-4 लाइफ में आपने कभी ऐसी सिचुएशन देखी होगी जिसमें आपको अपना वेट हल्का या अपना वेट भारी लगा होगा। लिफ्ट में गए होगे तो लिफ्ट में ऊपर जाते वक्त भारीपन लगता है कि अरे यार ऐसा लग रहा है वेट बहुत भारी हो गया है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हो लिफ्ट में, डाउन फ्लोर में आते हो, तो आपको अपना वेट हल्का लगता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको आज हम सीखेंगे। रिकॉल कॉन्सेप्ट में बात करूं तो मैंने आपको लामी थ्योरम पढ़ाया था। लामी थ्योरम के साथ साथ मैंने आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ाई थी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है बेटा, कोई मुझे बताएगा क्या? सर ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस होती है। वो तो टेंशन के बारे में बोला था कि अगर टेंशन इन रोप की बात करें हम, रस्सी में टेंशन की बात करें हम, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस रस्सी की बात होती है। ठीक है, और जब मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होता है तो टेंशन इज सेम, टेंशन इज, सर इसमें एक्सेलरेशन 0 होती है। हाँ एक्सेलरेशन 0 होता है। और यहाँ पे अगर मासलेस और रोप फ्रिक्शनलेस रस्सी है तो टेंशन इज सेम ऑल ओवर द रोप, हर जगह पे रोप में टेंशन क्या होता है? सेम होता है। लेकिन अगर रस्सी के मास की बात करेंगे तब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। एक्सेलरेशन 0 का 2 मतलब होता है बेटा, क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, एक मोशन होता है रेस्ट,
कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, उसकी वेलोसिटी 0 है, और दूसरा मतलब होता है आपने बताया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट होती है, चाहे फिक्स बोल लो चाहे कांस्टेंट बोल लो, एक ही बात है। लामी थ्योरम में बताया था कि ये कितने फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होता है, कितने फोर्सेस पर लगता है? 3। 3। और ये फोर्सेस क्या होने चाहिए आपस में, किस कंडीशन में होने चाहिए? जो आपको दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक बता दीजिए जो आपको समझ में आ रही है इस टाइम पे। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि इस कंडीशन में है, तो आप बोलोगे कि सर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगता है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि ये तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस होने चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? अगर कॉन्करेंट का मतलब नहीं पता आप लोग को, तो कॉन्करेंट का मतलब होता है एक्टिंग एट वन कॉमन पॉइंट। तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पर तीनों एक्ट कर रहे हैं। ये बात समझाया था क्या मैंने लामी थ्योरम में? यस सर। तो अगर इनके बीच का एंगल अल्फा है, इनके बीच का एंगल बीटा है, इनके बीच का एंगल गामा है, तो आप मुझे बताएंगे लामी थ्योरम में क्या लिखूं? F1 बाय साइन बीटा। F1 बाई साइन बीटा। अब आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए बीटा क्यों लिया आपने? सर जो लाइन है उसके पर मतलब वो सामने वाले को लेते हाँ, हैं उसके एंगल। अपोजिट, F1 के अपोजिट कौन सा एंगल है? बीटा, तो साइन बीटा लेंगे। F2 अपॉन साइन, F2 के अपोजिट, F2 के उल्टे में अपोजिट में गामा एंगल है, तो साइन गामा लेंगे। F3 अपॉन, F3 के उल्टे में, F3 के अपोजिट कौन सा एंगल है? अल्फा एंगल है, तो साइन अल्फा एंगल लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने लामी थ्योरम बता दिया कि ये लामी थ्योरम अप्लाई होता है, कुछ ऐसे। आगे बढ़ेंगे, एक रिकॉल टेस्ट देखेंगे कि अ वुडन ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट। पढ़ो बेटा जरा, कोई एक स्टूडेंट पढ़ो, पढ़ो बेटा, मंदी पढ़ो। A wooden block initially at rest on the ground is pushed by a force which increases linearly with time t. Which of the following curve best describes the acceleration of the block with time? तो यहाँ पे जो ब्लू वाले पे लाइन पे मैंने अंडरलाइन किया है, उसको एक्सप्लेन करिए कि बाय अ फोर्स विच इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, इसका क्या मतलब हुआ? जो फोर्स टाइम के साथ सेम रहती है। फोर्स सेम इंक्रीज लिखा हुआ है, यही आपको समझना है कि और टाइम साइन के से साथ इंक्रीज कर रहा है, सेम नहीं रह रहा है। टाइम के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इसको करना। अगर आपसे पूछा जाए मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम के साथ बढ़ने का मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ, करेक्ट? यस सर। अब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, टाइम घटेगा फोर्स घटेगा, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। इक्वल्स आता है और कांस्टेंट टी आता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर किसका? फोर्स का फॉर्मूला बेटा, मास इनटू mass एक्सेलरेशन। into acceleration is equals to constant upon time, acceleration is equals to constant upon mass into time। constant ये k हो गया, mass भी तो constant ही होता है कि mass इंक्रीज डिक्रीज करता है? सर मास कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी कि वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी? कोई और कांस्टेंट दे देते हैं, इसका नाम देते हैं सर के डैश। कांस्टेंट। हाँ, के डैश, कोई अलग कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कोई नया कांस्टेंट के डैश बन गया, या इसका नाम तुम ले लो पी, एम ले लो, नहीं एम नहीं लो, पी लो। अब एक्सेलरेशन कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर है कि एक्स एक्सिस पर है? वाई एक्सिस वाई पर। इक्वल्स टू टाइम कौन से एक्सिस पर है? एक्स। एक्स एक्सिस पर। वाई इज इक्वल्स टू, इस कांस्टेंट का नाम रख दो एम, कुछ भी नाम रख दो, कुछ भी कांस्टेंट है नाम रख दो, इसलिए नाम रखते हैं ताकि तुमको या पहचानने में आसानी हो। y इज इक्वल्स टू एम एक्स, इनमें से किस ग्राफ की इक्वेशन है? ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी, ग्राफ डी? ग्राफ पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से। कौन सा ग्राफ हो जाएगा? सर बी। हाँ वेरी गुड, बी हो जाएगा। गुड इवनिंग बेटा। देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ। यहाँ पर ये भी होगा, लेकिन y इज इक्वल्स टू एम एक्स
प्लस सी। ये इंटरसेप्ट भी काट कर रहा है, सी इंटरसेप्ट कर रहा है। ये एक पैराबोलिक ग्राफ लग रहा है, ये बाउल के जैसा एक लग रहा है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, समवॉट फील, लेकिन ये दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में। लेकिन अभी के लिए हम बात करें कि अगर ये पैराबोला होता तो बाउल के शेप का पैराबोला होता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई, यही होता है ना इक्वेशन बाउल वाले शेप। एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे कौन सा है, एक्स एक्सिस पे टाइम है तो टाइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है तो ये इस तरीके। और ये किसका ग्राफ है, ये किसका, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y is equals to c। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, a इज इक्वल्स टू c, y इज इक्वल्स टू c है, y मतलब कौन सा क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 4 अप्रैल 2000 शिफ्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, हो सकता हो 5 अप्रैल 2026 में जवाब दें तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो फटाक से आपको जो सर ने समझाया वो लगा देना। अब ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, इसमें अगर हम आगे बात करें तो हमने आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन, अब हम आपको लामी थ्योरम पर पढ़ाएंगे। उससे पहले आप कर लेते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पर भी हमने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए थे, और हम एक काम ये भी कर लेंगे कि इस क्वेश्चन को लगवा दूं मैं, कि इस क्वेश्चन को लगवा दूं, ठीक है। पहले हम कोई कॉन्सेप्ट ही पढ़ लेते हैं, है ना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको लगाते हैं। पहले तो हम कॉन्सेप्ट कहाँ गया, अरे अरे अरे, वेज कंस्ट्रेंट का ठीक है, हाँ भले, अरे तुम लोग को तो सबसे पहले वो पढ़ाना है ना, एक्सेलरेशन मोशन में। चलो बेटा, मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट का मोशन बताता हूँ। अब होता क्या है इसमें, एक्सेलरेटिंग मोशन में एनएलएम आप कैसे लगाओगे, उसको कैसे अप्लाई करोगे, बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। उसमें बस आपको इक्वेशन बनानी रहेगी बेटा, और कुछ खास ऐसा काम नहीं करना रहेगा। क्या इक्वेशन बनानी रहेगी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या है मामला, हाँ, अब इसमें क्या है, हमको देखना है एक्सीलरेशन इन एनएलएम। एनएलएम में हमको एक्सेलरेशन देखना है। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास एक सीलिंग से लटका हुआ एक ब्लॉक था जिसका मास 2 किलोग्राम था, और मैं इस पूरे सिस्टम को पकड़ करके, इस पूरा जो सिस्टम का डायग्राम बनाया है, इस पूरे सिस्टम को पकड़ करके उठा रहा हूँ, और मैं जो उठा रहा हूँ वो उठा रहा हूँ मैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर उठा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन इन एनएलएम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के मोशन में आपको क्या करना है, पहले तो फोर्सेस अप्लाई करना है, या पहले ही आप बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। बेहतर तरीका है पहले फोर्सेस अप्लाई कर लो कि इस बॉडी का जो खुद का वेट होगा बेटा वो किस साइड में लगेगा, अब कितना हो जाएगा, mg। हाँ mg यानी कि 20 न्यूटन। इस रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन अपवर्ड ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं टेंशन अप डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम जा रहा है 4 के एक्सेलरेशन से, तो ये जो ब्लॉक होगा वो भी जाएगा, और ऊपर की तरफ जा रहा है पूरा सिस्टम, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा 4 के एक्सेलरेशन। अब इस ब्लॉक का अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ब्लॉक पर नीचे की तरफ है फोर्स 20, ब्लॉक पर ऊपर की तरफ है फोर्स टेंशन फोर्स T। अब बॉडी का मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले को ज्यादा मानते हुए, पॉजिटिव मानते हुए मैंने लिख लिया T। अब उसके अपोजिट में नीचे की तरफ वेट लग रहा है 20, तो अपोजिट लग रहा है तो -20, तो ये हो गया नेट फोर्स। और
बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया। स्टेप 1 आपने क्या किया, अब स्टेप 1 आपने क्या किया, ड्रॉ फोर्सेस, ठीक है, तो सारे के सारे फोर्सेस बना लिए इस डायग्राम में। स्टेप 2 आपने क्या किया, FBD ऑफ अ बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, किसी एक बॉडी को पकड़ा, उस पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। स्टेप 3 क्या कर लिया हमने, फॉर्मुलेट इक्वेशन, आपने इक्वेशन बना ली इसके अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी इक्वेशन लग रही। अब आपने इक्वेशन बना ली, ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है तो मैंने मान लिया ऊपर का फोर्स ज्यादा है और पहले लिख दिया। उसके बाद नीचे की तरफ कम है, नीचे की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो -20 लिख दिया, और ये नेट फोर्स, टोटल फोर्स लग गया बॉडी। अब चूंकि बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, इस नेट फोर्स में रखूंगा मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। अब मैं बात करूं, टी को वही रहने देंगे, माइनस को वही रहने देंगे, 20 को वही रहने देंगे, इक्वल। इस बॉडी के जिसके लिए हमने इक्वेशन बनाई है उसका मास था 2, तो मैंने मास रख दिया 2। नेट एक्सेलरेशन, पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा था, ओवरऑल नेट 4 के एक्सेलरेशन से, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 4। तो t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4 टू द 8, तो यहाँ से t हमको आ गया कितना बेटा, 28 न्यूटन। तो 28 न्यूटन जो है आपने इस बॉडी का टोटल टेंशन निकाल लिया। बात समझ में आई? फिर से समझाता हूँ। क्या किया आपने, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, जितने फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हो कर लो। उसके बाद किसी एक बॉडी को पकड़ो, उसका FBD बनाओ। FBD बनाने का मतलब उस पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो लगा दो, ऊपर नीचे दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं लगा दो। अब उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चूज करना होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है नहीं तो वर्टिकल डायरेक्शन में देख लिया हमने कि ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ t, और नीचे का उसके अपोजिट में है तो -20, तो ये नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स होता किसके इक्वल है, नेट एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स निकाल दिया। नेट फोर्स आपने लिख दिया किसके इक्वल, F नेट के इक्वल। नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। मास आपको पता था 2, नेट एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 4, और वैल्यूज रखने पर आपने टेंशन की वैल्यू निकाल दिया 28 न्यूटन। बात समझ में आई क्या, फिर से समझाऊं? सर आ गया। हाँ, इस तरीके से आपको निकालना होगा बॉडी पर कि एक्सेलरेशन में NLM लगाना हो। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, एक बार फिर से देख लो बेटा कि यहाँ पर एक बॉडी का सिस्टम दे रखा था जिसमें एक रस्सी से 2 किलोग्राम की बॉडी कनेक्टेड थी और पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ मोशन दिया जा रहा था 4 के एक्सेलरेशन से। आपने जितना फोर्सेस लगा सकते हो लगा दिया आपने। फोर्सेस लगाने के बाद दूसरा स्टेप, आपने एक बॉडी को पकड़ा, उसका FBD बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। FBD में देखा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 20, लिख दिया, डायग्राम बना दिया। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T, लिख दिया, डायग्राम बना दिया। अब चूंकि मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो ऊपर वाले को ज्यादा मान करके उसको पहले लिख दिया T, और नीचे वाला डाउनवर्ड हो रहा है तो -20 इज इक्वल्स टू, ये नेट फोर्स आ गया T -20, तो मैंने इक्वल्स लिख दिया नेट फोर्स। सारे फोर्सेस का समेशन करके क्या आएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। तो मास हमको पता है 2 है बॉडी का, और उसका एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, पूरा सिस्टम जा रहा है 4 से, तो ये बॉडी भी ऊपर जाएगी 4 से, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन या फाइनल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन 4 का हो गया। मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 20 को उधर भेजा 28 हो गया। तो आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि आप हमें जरा टेंशन बताइए, तो आपने टेंशन लिया अपने दिमाग पे और ये सारे स्टेप्स कैलकुलेट करके मुझे 28 न्यूटन का मुझे टेंशन दे दिया। ओके सर, आ गया सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा, अब देखो बेटा, अब मैं कह रहा हूं कि एक और सिस्टम है। इस सिस्टम में मैंने लगाया क्या, एक बॉडी 3 किलोग्राम की और दूसरी बॉडी लगाया मैंने 1 किलोग्राम की। अब इस 1 किलोग्राम की बॉडी और इस पूरे सिस्टम को मैंने डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दे दिया, कितना, G/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आप डायग्राम में बना लो क्या, फोर्सेस जितने हो सकते हैं बना लो, जो छूट जाएंगे वो FBD में बना लो। सबसे पहले इस बॉडी पर डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, क्या आवाज नहीं आ रही है खुशमीत बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 40 न्यूटन सर। नहीं, इस 1 kg का बॉडी का वेट कितना होगा, सर mg, मास कितना है 1। 1। हाँ, तो वेट कितना हो गया इसका, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, तो इस पे 10 न्यूटन।
इस बॉडी पर एक रस्सी के थ्रू टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, कितना, T, करेक्ट? यस सर। और ये हो गया 2 फोर्स। अब इस दूसरी वाली बॉडी की बात करते हैं, इसमें ये वाली रस्सी भी तो टेंशन लगाएगी। यस सर। कितना टेंशन लगाएगी? T की T1 की T2? टी। T। क्यों T बोला? क्योंकि सेम रोप पे सेम रोप है। अच्छा, इस रस्सी में टेंशन भी लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, कितना? T की T1? T1। T1। क्यों T1? क्योंकि अलग रोप है ना। अलग रोप है। अच्छा, इसका अपना खुद का भी तो वेट होगा। यस सर। कितना हो जाएगा? अगर 3 किलोग्राम का मास है तो वेट खुद का कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। तो ये आपने पहला स्टेप कर लिया। अब दोबारा स्टेप हम इस 1 किलोग्राम की बॉडी पे बनाते हैं। 1 किलोग्राम की बॉडी को लिया मैंने, इस पे लग रहा है नीचे अपना खुद का वेट। हाँ बेटा, 13 आएगा इसका। 13 पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेट्स सी। और ऊपर की तरफ टेंशन आएगा T, और नीचे चूंकि मैं मान रहा हूँ, मुझे बताया गया नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, तो नीचे वाले फोर्स को ज्यादा मानते हुए, 10 न्यूटन वाले फोर्स को ज्यादा मानते हुए मैं पहले इसको लिखूंगा, T इसके अपोजिट में लग रहा है -T। ये बन गया इक्वेशन इसका नेट का, नेट फोर्स का। नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। अब इस 1 kg का मास 1 है और नेट एक्सेलरेशन दे रखा है कि भैया g/3 के एक्सेलरेशन से जा रहा था। g/3 का मतलब क्या हो गया? 10/3। सही है ना? g की वैल्यू 10 होती है ना, तो 10 - T। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, 10 - 10/3 इज इक्वल्स टू T, और 30 - 10 20/3 इज इक्वल्स टू T। टेंशन आ गया मेरे पास 20/3 न्यूटन का। आगे बढ़ूं? कुछ पूछना है यहाँ पे? चलो, अब देखो, अब मैं 3 kg की बॉडी पे बनाता हूँ। बहुत ध्यान से बनाना, तुम लोग गड़बड़ ये करोगे, बहुत से फोर्सेस नहीं लगाओ। इस पर एक नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन T, और इस पर एक ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T1, और इस पर अपना एक खुद का वेट भी लग रहा है, कितना? 30 न्यूटन। अब नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, तो टोटल नीचे का फोर्स को ज्यादा मानते हुए पहले लिखूंगा। तो नीचे की तरफ 30 और T लग रहा है, तो टोटल नीचे की तरफ लगने वाला 30 न्यूटन प्लस T। क्योंकि इसको मैं ज्यादा मान रहा हूँ, नीचे की तरफ वाला फोर्स, नीचे की तरफ वाला मोशन हो रहा है, इस वजह से नीचे वाला फोर्स ज्यादा मान। अब ये ऊपर उसके अपोजिट लग रहा है, तो -T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वेशन किसके इक्वल होगा बेटा? एम ए नेट। हाँ, ए नेट। मास इसका कितना है जिस बॉडी का बना रहे हैं? 3। तो 3 इंटू नेट एक्सीलरेशन पहले ही दे रखा है g/3। g/3 का मतलब हो जाएगा 10/3, जिसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10। सही है? यस। हाँ, तो ये 10 हो जाए। बस अब हमको T की वैल्यू पता है, T की वैल्यू है 20/3, लिख दूंगा मैं। 30 + 20/3 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T 10। इसको सॉल्व कर लूंगा, T1 को इधर भेज दूंगा, 10 को इधर भेज दूंगा, 10 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 20 + 20/3 इज इक्वल्स टू T1। 30 20 = 60, 80/3। T1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 80/3 न्यूटन। बात समझ में आई क्या? यस। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि जरा मुझे T और T1 का रेशियो बताओ, तो T आ रहा है 20/3, लिख दिया, अपॉन T1 आ रहा है 80/3, लिख दिया। भाई रेसिप्रोकेट होगा, 20/3 इंटू 3/80। ऊपर से ये नीचे कैंसिल होगा, कैंसिल कैंसिल हो गया, 2/2, 2 4 = 8। क्या आ गया भाई? 1/4। तो T और T1 का रेशियो भी पूछ सकता है, तो आपने निकाल दिया T और T1 का रेशियो 1/4। समझ में आई बात क्या? यस सर। बस यही करना है आपको, एनएलएम इन एक्सेलरेशन। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दूं जिसमें आपसे कहा जाए निकालने के लिए मोशन को, तो आप कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, चलो 1 मिनट। चल, अब ये क्वेश्चन दिया जा रहा है बेटा। अब ये क्वेश्चन करते कैसे हैं ये समझाता हूं मैं आपको। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, अ लाइट passes over a smooth pulley, fixed pulley connects two block of masses m1 m2. The acceleration of the system is g/8। एक्सेलरेशन बता दिया है, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो आपको बता दिया g/8। तो भैया एक पुली है, एक मास जिसका वैल्यू m1 है, और इधर दूसरा मास जिसका वैल्यू m2 है, दे दिया गया। और पूरी बॉडी कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है भाई? g/8। पूरा नहीं कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/8। सिस्टम का एक्सेलरेशन का मतलब कि
यहाँ पर जो सिस्टम का एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सिस्टम उठाया जा रहा है ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। इस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब ये हम इसको रिलीज करेंगे तो m2 जाएगा g/8 से नीचे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और m1 जाएगा g/8 के एक्सेलरेशन से ऊपर। तो यहाँ पर जब आप इस सिस्टम को रिलीज करो, अभी हाथ से पकड़े हुए हो कोई दिक्कत नहीं, पुली पर कनेक्टेड है, हाथ से पकड़े हुए हो, सारी की सारी चीज रुकी हुई है रेस्ट में। जैसे आप अपना हाथ हटाओगे तो m1 और m2 मोशन करेगा, जो भारी होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। हो सकता हो m2 हल्का हो वो ऊपर की तरफ मूव करे और m1 भारी हो वो नीचे की तरफ मूव करे। आप कोई एक अपने हिसाब से मान लोगे, ठीक है। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? यस सर। हाँ, नहीं समझ में आई तो बताओ, मैं फिर समझाता हूँ। मैंने कहा कि आपको इस एक बार और हाँ बेटा, वन मोर टाइम सर, फिर से एक बार। हाँ बेटा फिर से समझाता हूँ मैं। इसमें सिस्टम को बोला गया है कि भैया सिस्टम जो है ये मूव करेगा g/8। तो सिस्टम मूव करने का मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि जब मैं इसको रिलीज करूंगा, अभी मैं हाथ में पकड़ा हुआ हूँ दोनों बॉडी, जब मैं रिलीज करूंगा तो एक कोई जाएगा नीचे और दूसरा कोई जाएगा ऊपर। ऐसे ही होगा ना, जब पुली से कनेक्ट करेंगे तो भारी वाला नीचे जाएगा और हल्का वाला ऊपर जाएगा, करेक्ट है सर। हाँ। अब इसमें ये है कि हमको पता नहीं कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, तो उसमें टेंशन लेने की नहीं, आप अपने हिसाब से मान लो कि m2 वाला भारी है वो नीचे की तरफ जाएगा और m1 वाला हल्का है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर गलत भी हो जाता है तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है, उसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं करना। तो आपने मान लिया कि ये वाला नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला ऊपर की तरफ। अब ये जिस एक्सेलरेशन से g/8 के एक्सेलरेशन से अगर ये नीचे जा रहा है तो ये वाला g/8 के एक्सेलरेशन से किधर जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। कि ज्यादा कम होगा एक्सेलरेशन दोनों कि सेम होगा? सेम ही होगा ना भाई, जिस उससे जाएगा नीचे उसी से ऊपर जाएगा, ठीक। बस अब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, अब कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। अब आप एक काम करो, इस बॉडी को पकड़ लो, m2 वाले को, हमने इसको नीचे की तरफ माना है, इसको बनाओ। बताओ इसके ऊपर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? g/8। ना फोर्स नहीं, आप बता रहे हो g/8, ये इसका नेट एक्सेलरेशन बताया आपको। मैं नीचे की तरफ फोर्स लगना मतलब इसका खुद का वेट लग रहा है। बात समझ कितना? mg m का नाम है m2g। जी। और ऊपर की तरफ क्या इस रस्सी के थ्रू टेंशन लगेगा क्या बेटा? t हाँ टी। तो ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन टी। अब मैं किसको ज्यादा मानूं, m2g को ज्यादा मानूं कि टी को ज्यादा मानूं? m2g। नीचे की तरफ मोशन हो रहा है तो m2g नीचे वाला ज्यादा माना और टी वाला कम माना। अब इन दोनों का जो फाइनल आएगा वो नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। इस बॉडी का मास कितना है बेटा? m2। और इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा? g/8। g/8। नेट एक्सेलरेशन ऑलरेडी दे रखा है g/8। बात सही है यहाँ तक? यस सर। अब इस m1 वाली बॉडी का बनाओगे तुम लोग, m1 वाली बॉडी का बनाओ, इसका खुद का नीचे की तरफ वेट कितना होगा? m1g। इसका ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स होगा? t टी, अवे फ्रॉम द बॉडी टी। ऊपर की तरफ ज्यादा मानू कि नीचे की तरफ ज्यादा मानू? कहाँ मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ज्यादा मानोगे क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है। टी माइनस नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में कितना लिख दूं मैं? m1g इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना मास है इसका? m1 कितना नेट नेट एक्सेलरेशन कितना है इसका? g/8। g/8। ये दो इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन 1 इधर बन गई, इक्वेशन 2 इधर बन गई और एक इक्वेशन 1 इधर बन गई। बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका देखो, मैं क्या करूंगा, m2g माइनस टी बराबर m2g/8 इधर लिखा मैंने और दूसरी इक्वेशन जस्ट इसके नीचे लिख दी, t माइनस m1g बराबर m1g/8। करेक्ट है बात? सर रिपीट करो थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक पहला बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया बेटा आपको? ये फ्री बॉडी डायग्राम से समझाऊं? दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम समझ आ गया? सिमरन बेटा, दोनों फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? समझाऊं फिर से? यस सर। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन मैंने उठा के यहाँ लिखा और दूसरे वाले फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन उठा के जस्ट उसके नीचे लिखा। ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन जस्ट एक दूसरे के नीचे लिख दिया।
बस, और कुछ नहीं किया मैंने। ओके हाँ, अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन बनाऊंगा और देखूंगा, ऐड करूंगा इक्वेशन को। यहाँ से t और यहाँ से माइनस t कैंसिल हो जाएगा जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करूंगा। देखो ऐड करने का मतलब ये हो गया, मैं लेफ्ट में सारी चीजों को ऐड अप करके लिख दूंगा। तो अगर मैं लिखूंगा तो m2g आया है, फिर आया है माइनस टी, फिर आया है ये वाला प्लस टी, फिर आया है माइनस m1g। ठीक है, तो ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल, पर ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप एलिमिनेशन मेथड क्लास 8 में पढ़ चुके हो, दो इक्वेशन का कैसे करते हैं। ये माइनस टी ये प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है बात। यस सर। क्या क्या सर। बचेगा लेफ्ट में, m2g बचा और क्या यस बचा, माइनस m1g बचा। दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं सब इक्वेशंस। ठीक है, इधर क्या बचा, राइट में क्या बचा, m2g अपॉन 8, और इधर प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो प्लस m1g अपॉन 8। बात सही है क्या। यस सर। हाँ, अब देखो क्या करना है, अब कुछ खास काम नहीं करना है, अब आपको बस इक्वेशन का यूज करके तो अब लेफ्ट में हमारे पास आ गया है m2g माइनस m1g, लिख देता हूं मैं m2g माइनस m1g, और राइट में आ गया है हमारे पास m2g/8 प्लस m1g/8, लिख दिया भाई m2g/8 प्लस m1g/8। अब जब ये इक्वेशन आ गई तो मैं करूं क्या इसका, तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इतना, देन रेशियो ऑफ मासेस पूछा था, मासेस का रेशियो पूछा था। तो मासेस का रेशियो निकालने के लिए मैं m1 वाला टर्म एक साइड कर दूंगा और m2 वाला टर्म एक साइड कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस m2g/8 को उधर भेज रहा हूँ और इधर माइनस m1/g को इधर भेज रहा हूँ। तो m2g/8 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा माइनस m2g/8, और ये माइनस m1/g उधर जाएगा तो प्लस m1/g हो जाएगा, और इधर क्या बचा है m1g/8। करेक्ट है बात क्या यहाँ तक। यस सर। अब इन दोनों टर्म में से तक आप इसको एलसीएम ले लोगे तो 8 m2g माइनस m2g/8 हो जाएगा, और इन दोनों में एलसीएम ले लोगे तो 8 m1g प्लस m1g/8 हो जाएगा। 8 m2g माइनस m2g कितना हो जाएगा, 7 m2g/8। 8 m1g प्लस m1g कितना हो जाएगा, 9 m1g/8। सही है बात यहाँ तक। यस सर। तो अब सर इधर से क्या बेटा, सर एक बार रिपीट करना फिर से। हाँ, यहाँ पे इक्वेशन जो पीछे हमने ऐड किया दोनों को एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन को दोबारा लिख दिया। अब क्वेश्चन में पूछा ये है हमसे कि आप हमको रेशियो ऑफ मासेस दो। तो जब रेशियो पता करना होता है ना, तो इक्वेशन को ऐसा अरेंज करते हैं कि m1 वाली क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी सारी की सारी एक साइड आ जाए, और m2 वाली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी सारी की सारी एक साइड आ जाए। तो मैंने m2g को उधर भेज दिया, m2g/8 को उधर भेज दिया, तो वो माइनस होकर के उधर पहुंच गया, और m1 माइनस m1/g को इधर भेज दिया तो प्लस m1/g। अब देखो इधर m2g वाला और m2g/8 वाला टर्म है, m2 वाला सारा एक साइड आ गया, और इधर m1g वाला और m1g/8 वाला टर्म है, तो m1 वाला सारा टर्म एक साथ आ गया। अब उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे 8 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 8 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 m2g बन जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ 8 है, कुछ नहीं है, 8 लाना पड़ेगा, तो 8 से नीचे 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 m1g प्लस m1g अपॉन 8 हो गया। यहाँ 8 m2g, यहाँ माइनस m2g अपॉन 8 m2g माइनस m2g कितना हो गया बेटा, 7 m2g/8 हो गया। 8 m1g प्लस m1g कितना हो गया, 9 m1g/8 हो गया। फिर से समझाओ अनमोल, यस सर। फिर से समझाऊं। सर समझ गया। अब इधर से 8 इधर से 8 कैंसिल, इधर से g कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 7 m2 इज इक्वल्स टू 9 m1। m2 को इधर भेज दूंगा डिवीजन में आ जाएगा, 9 को उधर भेज दूंगा डिवीजन में आ जाएगा, तो 7 डिवीजन बाई 9 इज इक्वल्स टू m1 डिवीजन बाई m2। तो हमको जो बॉडीज का रेशियो आया वो कितना आया है, m1 और m2 का 7/9। पता नहीं m1/m2 पूछा था कि m2/m1 पूछा था, 7/9 आना चाहिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक्चुअल में m2/m1 का रेशियो पूछा था, यानी कि 9/7, और कोई 9/7 में कोई आंसर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन m2/m1 बॉडी के मासेस का रेशियो निकाल लिया आप। नहीं आई बात समझ में। मेरा डाउट क्या बेटा, सर, मेरा एक डाउट है सर। हाँ बेटा बोलिए। बिल्कुल, सर टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों लगता है? टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ इसलिए लगता है कि जब आप बॉडी को रस्सी को आप क्या करोगे,
हमेशा खींचोगे। कभी आप रस्सी को धक्का दे करके मोशन दे सकते हो क्या बेटा? नहीं। मैं कह रहा हूँ ये रस्सी लटकी हुई है, मैं कह रहा हूँ उसको धक्का दो, नहीं ना। तो आप नहीं। हमेशा रस्सी को क्या करते हो? खींचते हो। तो आपने क्या किया, इस रस्सी को पकड़ के खींचा, रस्सी को पकड़ खींचा किधर? राइट साइड में आप खींचोगे। तो ये एक्शन फोर्स आपने लगाया रस्सी के ऊपर। तो रस्सी क्या करेगी? रस्सी आपके ऊपर लगाएगी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लगाएगी। तो आप हमेशा रस्सी को खींचोगे, रस्सी को हमेशा जब खींचोगे तो वो क्या करेगी? आपसे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अवे फ्रॉम में। आप रस्सी को राइट साइड में खींचोगे, रस्सी आपको लेफ्ट साइड में खींचेगी। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रस्सी खींचेगी इसको इस साइड में। रस्सी हमेशा पुश नहीं कर सकती रस्सी कभी भी, तो रस्सी इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी? खींचेगी, इधर खींचेगी, इधर इसको राइट साइड में खींचेगी। अगर इधर फोर्स लगाऊंगा तो इसका मतलब रस्सी पुश कर रही है। रस्सी कभी भी पुश नहीं करती, हमेशा पुल करती। तो ये रस्सी क्या करेगी? इस बॉडी को खींचेगी, इस पर फोर्स, आपके फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी के mkg के बॉडी पर इसको खींचेगी, पुल करेगी, पुश नहीं करेगी, पुल करेगी, खींचेगी। खींचना मतलब किधर होगा? राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा? खींचना मतलब राइट साइड होगा। तो इस बॉडी को राइट साइड में खींचेगी और आपको खींचेगी किधर? लेफ्ट साइड में। तो रस्सी हमेशा खींचती है तभी काम करती है, रस्सी कभी धक्का नहीं देती। तो वो खींचने वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी लगाओगे तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर हट करके ही खींचा जाता है। कभी भी बॉडी के टुवर्ड्स या इनसाइड या टुवर्ड्स साइड पे नहीं खींचा जा सकता। इस वजह से हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। और उसका हमने पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि क्यों खींचा जाता है। बट मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप हमेशा खींचोगे तो रस्सी में क्या होगा? वो अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लगाएगा। हाँ बेटा बोलो। सर आपको जो क्वेश्चन वाला स्लाइड निकालना था एक बार। कौन सा क्वेश्चन वाला स्लाइड? ये वाला? हाँ नहीं, उससे पहले जो हमने किया अभी। ये वाला जी। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर आपने लिखा है ना कि M2 पे जो एक्सलेशन, जो नेट एक्सलेशन लग रहा है वो G/8 लग रहा है। हाँ हाँ तो देखो आपने T को यहाँ पर अपवर्ड की तरफ बनाया है, जो आपने कहा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है फोर्स हमेशा। अवे 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 डायरेक्शन में। हाँ हाँ। तो हाँ यहाँ देखो ना कि ये जो M2 तो नीचे की तरफ भी आ रहा है ना, तो यहाँ पर नीचे से कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब T टेंशन की तरह उस पर। हाँ। देखो M2 पर दो फोर्सेस लगेंगे, ध्यान से देखना। एक M2 पर फोर्सेस लगेगा, उसका खुद का वेट किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। अब ये रस्सी क्या होगी? खिंचाएगी। और जब वो खिंचाएगी तो वो आपको इस M2 बॉडी को क्या करेगी? आपने रस्सी पर लगाया किस डायरेक्शन में फोर्स? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। जब वो वेट उसका होगा तो वेट किधर लगाएगा? उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रस्सी क्या करेगी? आपके ऊपर किधर टेंशन लगाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए जब मैंने बॉडी बनाया ये येलो वाले डायग्राम में, तो इस बॉडी पर रस्सी ने जो टेंशन फोर्स लगाया है, ये रस्सी ने लगाया है। किस पर लगाया है? इस बॉडी पर। तो इस बॉडी पर रस्सी ने टेंशन लगाया होगा, रिएक्शन फोर्स किधर डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा? दो फोर्सेज यहाँ पे हमने देखे। अब आपका सवाल है कि ये ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पे रस्सी ने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया और अर्थ के भार ने, अर्थ के सेंटर ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया। ये दो फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब ये मोशन नीचे की तरफ कर रही थी तो नीचे वाला ज्यादा मान लिया फोर्स, ऊपर वाला अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस T लिख दिया। और इन दोनों का मिला करके क्या आता है? नेट फोर्स आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमको पहले से ही दे रखा था क्वेश्चन में, कितना है? G/8 डालिए। सर वो समझ में आ गया, क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया था। हाँ। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि इस M1 बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक M1 बॉडी का भार लगाएगा रस्सी पर नीचे की तरफ, तो रस्सी क्या लगाएगी M1 बॉडी पर? किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन। तो बॉडी पर दो फोर्सेस लगाए। बॉडी पर एक अर्थ ने लगाया, धरती ने लगाया M1G, और इस बॉडी पर एक रस्सी ने लगाया। कहाँ लगाया? ऊपर की तरफ T। तो बॉडी पर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं। कौन से दो लोग हैं? एक अर्थ लगा रही है और एक रस्सी लगा रही है। रस्सी क्यों लगा रही? रस्सी को आपने खींचा चलो नीचे की तरफ, तो रस्सी कहेगी कि चलो हम तुम पर अपोजिट फोर्स लगाएंगे, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो अब हमको सिर्फ ये देखना है इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक धरती ने लगाया और एक रस्सी ने गुस्से में लगाया कि तुम मेरे ऊपर लगाए तो मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊं। तो एक ऊपर की तरफ रस्सी ने लगाया और एक अर्थ ने नीचे की तरफ लगाया। तो हमेशा यही होता है कि बॉडीज से रस्सी हमेशा अवे लगती है। आप रस्सी को खींचोगे लेफ्ट साइड में तो रस्सी खींचेगी राइट साइड में। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं
कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि ये इसको आप इसको टेंशन आता है ना, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स लगाता है इस पर राइट साइड में, तो ये कहता है फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स कहता है चलो मैं तुमको इधर लगाऊंगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है इस बॉडी पर से भगाता है उसको लेफ्ट साइड में। तो ये बॉडी जो एमबी बड़ा सा एमबी लिखा है वो रहते हुए कहता है चलो लेफ्ट साइड में, तो रस्सी कहती है कि चलो मैं तुम पर फोर्स लगाऊंगा किस डायरेक्शन में, राइट साइड में। तो यहाँ पर टेंशन किधर आ जाता है, राइट साइड में। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, तो हमेशा क्या होगा, रस्सी में अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लगेगा। चलो अब उसी तरीके से यहाँ पे करो क्वेश्चन, 3 ब्लॉक दिए गए हैं और बोला गया है द टेंशन इन द रूम व्हेन द मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, देखो इधर से 2 के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, रस्सी को पकड़ के 2 के एक्सेलरेशन से नीचे खींचा जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम 2 के एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। अब M3 बॉडी का बनाओ डायग्राम फटाफट। M3 पर बताओ, एक तो उसका खुद का वेट कितना लगेगा, M3 M3 इसका M3 का मास 10 किलोग्राम है, तो उसका खुद का वेट नीचे कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। और इसके ऊपर M3 पर ऊपर की तरफ रस्सी ने कितना लगाया, बताओ, सही तो बता रहे थे। यहाँ पे देखो रस्सी भी तो है, रस्सी कितना लगा रहा है फोर्स, T3। ठीक है, अब ये सारा का सिस्टम मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। तो ये भी बॉडी किस M3 भी किस डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड। कितने एक्सेलरेशन से जाएगी, 2 मीटर पर 2 मीटर। अब जल्दी से बताओ क्या इक्वेशन लिखूं मैं, T3 minus 100 equals to F A net. M A net 10 into 2. ठीक है, तो T3 यहाँ से सॉल्व होके कितना हो जाएगा बेटा, 120। अब उसके बाद बनाओ किस पर, इस M2 पर जो कि कितने की है, 6 किलोग्राम की बॉडी। अब बताओ इसका अपना खुद का वेट कितना होगा, 6 वेट 60 न्यूटन। और ये नीचे में जो इससे रस्सी कनेक्टेड है वो भी तो खींच रही होगी इसको, यस सर। कितना, कौन से फोर्स से, T3 हमको पता है कितना है, 120। तो देखो यहाँ पे तुम लोग गलती क्या करोगे ना, उसका खुद का वेट नहीं काउंट करोगे, नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं करना है, वो भी लिखना है। और ऊपर वाली रस्सी भी तो खींच रही है इस M2 को T2 से। अच्छा लो, ऊपर मोशन कर रहा है, नीचे मोशन कर रहा है, अपवर्ड। तो जल्दी से इक्वेशन बनाओ, T2 minus 60 plus 120। अच्छा 60 प्लस 120 ब्रैकेट में, ऐसे प्लस 120 ब्रैकेट में। हाँ देखो ये भी क्या है, नीचे की तरफ है तो -60 होगा, ये भी क्या है 120 वाला भी नीचे की तरफ है तो -120 होगा। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, T2 माइनस टोटल नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, 60 प्लस 120, चाहे ऐसे लिखो। समझ में आई बात? यस सर। ध्यान रखना, तो मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ कि भाई 60 नीचे की तरफ लग रहा है अपोजिट में, तो -120 नीचे की तरफ लग रहा है अपोजिट में, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है भाई, 6 और एक्सीलरेशन कितना है, 2 ऊपर की तरफ जा रहा है 2। जल्दी सॉल्व कर लोगे भाई, T2 ये सॉल्व होके -180 हो गया और ये सॉल्व 12 हो गया, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 192। 190। अब M1 पर लगाओ जल्दी से। M1 पर अपना सबसे पहले उसका खुद का वेट लिख लिया करो, वरना वो गलत कर देगा। उसका खुद का वेट 4 किलो, 40 न्यूटन। नीचे की तरफ ये रस्सी लगाएगी M1 पर, नीचे की तरफ कितना, 192 न्यूटन। तो 192, जिसको आपने बोला है कि ये T2 है। T2। हाँ, और ऊपर की तरफ ये कितना, T1। मोशन किधर की तरफ हो रहा है, अपवर्ड। तो लिखो इक्वेशन बनाओ, T1 minus ब्रैकेट हाँ 40 न्यूटन प्लस 192 न्यूटन इज इक्वल्स टू 4 into 2। 4 into 2। चलो 192 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 232, 52 और 4 2 8,
चलो T1 कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस नहीं होगा? 300. अरे 40 प्लस 192 232 हो गया, ये माइनस माइनस लिख दिया, अब 4 2 जा 8, यहाँ प्लस माइनस माइनस कौन सा कॉन्सेप्ट? प्लस. हाँ, नहीं कुछ डाउट है तो पूछो, मुझे पता है तुम लोग को चीजें जो छोटी छोटी डिटेल्स है उसका कमांड नहीं है अभी, तो सर इसका आंसर 240. 240 न्यूटन आ जाएगा। हाँ बेटा, वेरी गुड, आंसर्स तो आ ही जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। चलो 240 न्यूटन का यहाँ पर लगेगा। करेक्ट है बात? समझ में आई बात क्या? यस सर. फिलामेंट के पीछे लग जाएगा क्या? ये बॉडी किसमें है? अब 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम फिलामेंट थ्योरम का क्वेश्चन करवाया था ना मैंने आप लोग को, कि भूल गए हो? करवाया था आप ही लोग को कि किसी और क्लास में करवाया था? नहीं करवाया था तो बताइए, फिर मैं करवाऊंगा। सर करवा दो. करवा दूं? हाँ जी. तो कोलामी थ्योरम में बोला है कि भाई सस्पेंडेड सीलिंग फ्रॉम रोप लेंथ 5 इज अप्लाइड ऑन द सो दैट द रोप एंड विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। कहीं भी ये नहीं बोला है कि बॉडी कहीं मोशन कर रही, मतलब रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है T1, एक फोर्स लग रहा है F, और एक ये लगाएगा नीचे की तरफ 1 kg रस्सी में। अच्छा 1 kg है तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन. 10 न्यूटन। और ऊपर की तरफ इस रस्सी में टेंशन मान लो कितना है? T2। अब चूंकि ये बॉडी मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई भी सिस्टम इससे नहीं कर रही, तो इस FBD को जब तुम बनाओगे 1 kg वाले को, तो नीचे 10 लग रहा है, ऊपर T2 लग रहा है, और चूंकि मोशन नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला फोर्स T2 इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स 10 न्यूटन। करेक्ट है? यस सर. अब इस पॉइंट पर भी टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी T2, जो कि कितना आ गया है? 10 न्यूटन। करेक्ट है? तो अब ये 45 डिग्री है और ये कितना है? 90। वर्टिकल से ये 45 बना रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई ये 45 है, ये 90 है, तो टोटल कितना हो गया ये यहाँ से यहाँ तक? 135 डिग्री। ठीक है, और ये T2 अभी तुमने निकाला कितना? 10 न्यूटन। चलो अब ये T1 है, T1 के अपोजिट एंगल कितना है? ये T1 है, T1 के अपोजिट ये एंगल कितना है? 90. चलो तो T2 के अपोजिट कितना बताया आपने? T2 अपॉन साइन T2 के अपोजिट कितना एंगल बताया अभी आपने? 90. अरे T2 ये है 135 है ना, ये T2 है, ये T1 है, और ये 90 है। 90 कह रहा हूँ, F है। तो T2 का अपोजिट ये वाला एंगल अभी तो तुम लोगों ने बताया कि सर ये कितना होगा? 135. तो साइन 135 इक्वल्स ये T1 है, T1 के अपोजिट कितना है एंगल? 90. ये F है। चलो F के अपोजिट कितना होगा ये एंगल? अब तुमको पता है एक एंगल 135 हो गया, दूसरा 90 हो गया, तो तीसरा 360 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना हो जाएगा? हाँ भाई, एक 135 हो गया, एक ये 90 हो गया, तो 360 बनता है ना किसी पॉइंट पे एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? टू 235। हाँ कितना सर बोल? 180. 180 क्यों होगा भाई? किसी पॉइंट पर इन तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए? 360 360। एक 135 हो गया, एक 90 हो गया, चलो इसको x मान लो, और इनका एडिशन कितना हो गया? 360 हो गया। भाई इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 और 9 9 3 कितना? 225 हो गया, प्लस x इज इक्वल टू 360। तो सर 135 आ रहा है ये वाला 135 आ रहा है, तो ये आप लोग को बताना चाहिए ना, ये तो दिमाग में कैलकुलेट करके बताओ कि सर ये 135 होगा, साइन 135 हो गया, बस हो गया। पूछा क्या है? F पूछा है, F वाला पूछा है, तो ये वाला ले लो, और हमको T2 की वैल्यू पता थी ना, तो T2 की जगह वैल्यू रख दो 10। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल रख दो। चलो इक्वल रखते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट ये है F अपॉन साइन 135। साइन 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 90 प्लस 45। 90 पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव ही होगी. हाँ पॉजिटिव, cos 45 1/√2।
ठीक है, एफ के साथ हमने लिख दिया इक्वल्स T2 की जगह 10 लिखा था हमने, लिख दिया अपॉन साइन 135 की वैल्यू दोबारा से बता दो कितना हो जाएगा। 1/√2 1/√2 इधर से 1/√2 इधर से 1/√2 कट गया, एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 न्यूटन 10 न्यूटन। बस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। डी। बस ये लामी थ्योरम नहीं लग पा रहा आप लोगों से, हो जाएगा लामी थ्योरम। यस सर। लामी थ्योरम तो करवाया था तुम लोगों को। चलो अब एक चीज है यहाँ पर, हाँ यहाँ पे लगाओ। चलो क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो बेटा उज्जवल पढ़ो। चलो मंदी पढ़ो जल्दी से। A hanging man M is connected to a 4 times bigger mass by using a string pulley arrangement as shown in the figure. The bigger mass is placed on a horizontal ice slab and being pulled by 2 mg force. In this situation, tension in the string is x by 5 mg for x equals to dash. नेगलेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है, एंड फ्रिक्शन, स्ट्रिंग कैसी है, फ्रिक्शनलेस है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब स्ट्रिंग या रस्सी मासलेस और फ्रिक्शनलेस हो तो पूरी बॉडी में टेंशन क्या होता है, सर सेम होता है। सेम होता है। तो कहीं पे भी टेंशन ले लो, हर जगह टेंशन। चलो इस बॉडी में अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन T होगा, सही है बात। यस और यहाँ पर भी अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन T होगा, सही है बात। सर। इस बॉडी का अपना खुद का वेट कितना होगा बेटा, mg mg होगा। और इस बॉडी पर हमको नहीं पता कि कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ऊपर मूव कर रही है कि नीचे। अब चूंकि इस वाली बॉडी पे ध्यान दोगे तो इसको 2 mg से खींचा जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग, तुम कुछ भी मान लो, अगर तुम राइट साइड भी मान लोगे ना बेटा तो मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर तुम गलत भी मान लोगे तो आपका आंसर सब कुछ सही आएगा, बस आपका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आंसर आ गया तो इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी थी कि वो नीचे की तरफ चल रहा था, तो अब एक्चुअल में नेगेटिव ये बताएगा कि जो आपने एक्चुअल में जो आपने माना था नीचे की तरफ, वो बस उसको आप ऊपर की तरफ कर दोगे कि वो एक्चुअल में ऊपर की तरफ चले। बस ये करना रहेगा। अगर आप कभी गलत डायरेक्शन मानोगे तो, और कभी मानोगे ही मानोगे तो इतना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी डायरेक्शन मान लो कि ऊपर की तरफ चल रहा है या नीचे की तरफ चल रहा है। बात समझ में आई क्या। यस सर। तो हम मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ चल रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब जब ये ए एक्सेलरेशन से ये राइट साइड में जा, जितने एक्सेलरेशन से ये 4m वाला जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से तो ये ऊपर आएगा ना, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हैं। ऐसा थोड़े ना है कि ये वाला ज्यादा एक्सेलरेशन होगा इसका कम एक्सेलरेशन होगा। अगर एक का ज्यादा एक्सेलरेशन दूसरे का कम एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब रस्सी का एक हिस्सा ज्यादा भाग रहा है, रस्सी का एक हिस्सा कम भाग रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता भैया, रस्सी तो आपस में हर जगह कनेक्टेड है, तो अगर वो मूव करेगी तो हर जगह सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा। एक का ज्यादा एक्सेलरेशन एक का कम एक्सेलरेशन का मतलब एक रस्सी आगे भाग गई ज्यादा स्पीड होने की वजह से, एक रस्सी अभी स्लो स्लो आ रही है। ऐसा पॉसिबल है क्या, रस्सी का ये वाला पार्ट आगे भाग गया और ये वाला पार्ट अभी स्लो स्लो आते जा रहा है, ऐसा नो पॉसिबल? सर। हाँ, तो हर जगह हाँ एक रस्सी से जुड़े होने की वजह से जितना एक्सेलरेशन इसका होगा ए, उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा ए। अब आप बनाओ इस वाली बॉडी का इक्वेशन, जल्दी बनाओ इस वाले का। mg T minus mg equals to equals to ma. अब इसका बनाओ, इस पे राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है, 2 mg. हाँ 2 mg। इस पे लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है, T t इसका मास कितना है 4m. और एक्सेलरेशन कितना है a ए, इक्वेशन दे रखा है ना। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। क्या आपको यहाँ से t और यहाँ से माइनस टी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, yes बाकी ये 2 mg और ये माइनस mg सॉल्व होके कितना हो जाएगा mg mg. ये ma और ये 4ma ऐड होके कितना हो जाएगा 5 ma. 5ma। तो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, g/5. g/5। अब इसी किसी एक इक्वेशन में रख दो a की वैल्यू। चलो मैं पहली वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में रख दो। पहली इक्वेशन थी t - mg = ma, a की वैल्यू कितनी रखूं
G/5. J/5 इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा mg/5, ये माइनस mg उधर जाएगा, प्लस mg हो जाएगा, सॉल्व हो करके कितना हो जाएगा 6 mg/5। करेक्ट है क्या? Yes sir. yes लेकिन sir उन्होंने तो टेंशन की वैल्यू दे रखी थी कि टेंशन जो है कितना है x/5 mg है। लिख दूं क्या? Yes sir. टेंशन की वैल्यू लिख दिया मैंने x/5 mg, और राइट साइड में था 6 mg/5। तो यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से mg, यहाँ से mg कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 6 नहीं हो पाएगा क्वेश्चन ऐसे, नहीं समझ में आया क्वेश्चन? सर आ गया। हाँ, ऐसे करना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी मैं कंस्ट्रेंट मोशन कराऊंगा तब कराऊंगा। अभी आप एक काम करो, मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। सर ये 6 क्या निकला था वो? x की वैल्यू उन्होंने बोला टेंशन H ऐसा क्या है था ना सर जी। ये? उन्होंने अच्छा। बोला टेंशन, उन्होंने बोला टेंशन जो है x/5 mg है, बोल दिया उन्होंने पहले ही टेंशन। अब बोला कि इस x की वैल्यू बताओ। तो मैंने क्या किया, मैंने Okay. टेंशन निकाला और टेंशन की वैल्यू रखा और सारी चीजें काट पीट करके x की वैल्यू बता दी कितनी है, 6 है। नहीं समझ में आई बात? उज्ज्वल आगे रैंडमली कुछ बोल दिया कि इसमें x आता है, उस x की वैल्यू बताओ। कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि समझना जाए। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ जबरदस्ती डाल दी, वो बोला कि x की वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन करो ठीक है। थोड़ा। हाँ, अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क कह रहा हूँ, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करो, ठीक है? थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूँ। अब जल्दी से, इस बॉडी का मास हमको नहीं पता है। क्वेश्चन है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर व्हाट शुड बी द मास ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक का मास हमको नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ इसका मास है स्मॉल m, so that the system remain at rest। remain at rest का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब लेफ्ट साइड का फोर्स इज इक्वल्स टू राइट साइड का फोर्स। करेक्ट है बात? Yes sir. तो इसका अपना खुद का वेट कितना हो जाएगा डाउनवर्ड, mg. और इसमें ऊपर की तरफ ये रस्सी क्या लगाएगी, T tension. टेंशन T और यही टेंशन हर जगह सेम होगा कि डिफरेंट होगा भाई? हर जगह नहीं होगा, ये पूरी रस्सी में, ये इधर वाली पार्ट वाली रस्सी में हर जगह टेंशन क्या होगा बेटा? Same. तो यहाँ Same. पर इस 2 kg की बॉडी से अवे टेंशन T लिखूं, T1 लिखूं, क्या लिखूं? T. अब उसके बाद यहाँ पर बात करो, अब इस बॉडी का खुद का वेट कितना हो जाएगा? 20 Newton. 20 और ऊपर डायरेक्शन में क्या लगेगा? T2 T2 बोल लो, T नहीं बोलना भाई, ये अलग रस्सी है इधर राइट साइड में और ये अलग रस्सी है, डायग्राम में दिख रहा है। T2 T2 बोलो चाहे T1 बोलो, जो हम, और यहाँ पर कितना? T2 T2। अच्छा, इसका अपना खुद का वेट इधर इस डायरेक्शन में, अगर मैं बात करूं, तुम लोग को ये चीज वैसे पढ़ाया हूं कि अगर 2 किलोग्राम की बॉडी है तो इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लगता है अगर ये 30 डिग्री है तो, या थीटा है तो? याद है तुम लोग को? ये याद रखो, इंक्लाइंड प्लेन पर इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन लगता है वो याद रखना होगा तुमको। नहीं याद है? नहीं सर चलो दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। करेक्ट? ग्रेविटेशनल, हाँ। ये Yes, sir. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? अच्छा, ये 90 दिख रहा है क्या, परपेंडिकुलर लाइन? Yes sir. 90 माइनस थीटा दिया है गिवन में, तो ये 90 माइनस थीटा हो। तो एक प्लेन है ऐसे, उसमें ऐसे एक्सेलरेशन परपेंडिकुलरली जी डाउनवर्ड लग रहा है, जो कि प्लेन के साथ 90 माइनस थीटा एंगल। तो इस प्लेन के अलोंग एक एक्सेलरेशन लगेगा, कितना है? अगर फोर्स F है और ये प्लेन 90 minus हाँ। G cos 90 minus theta. G cos, 90 minus जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ क्या जाता है, कॉस जाता है कि साइन जाता है? cos. लिखो, कॉस लिखो, और एंगल थीटा नहीं है यहाँ पे, कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा सॉल्व होके कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा साइन थीटा। तो एक एक्सेलरेशन खुद का वेट जो होगा इसके अलोंग कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा। और एक इसके परपेंडिकुलर लगेगा, जो कि अभी हमारे काम का नहीं है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ? G G sin साइन 90 माइनस 90 थीटा minus theta. साइन 90 माइनस थीटा, जो कि सॉल्व होके कितना हो जाएगा? G cos theta. कोस थीटा तो एक इसका अपना इधर के साइड में एक्सेलरेशन लग रहा है, जो कि आपने बताया कि सर ये जी साइन थीटा लगेगा। ये याद रखो, अलोंग द प्लेन जी साइन थीटा लगता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जी कॉस थीटा।
तो एक बॉडी ये मिल गई, दूसरी बॉडी ये मिल गई, तीसरी बॉडी ये, इसमें वर्टिकल में लगाओगे, इसमें वर्टिकल में लगाओगे फोर्सेस, और इसमें अलोंग द प्लेन फोर्सेस जितने आ रहे थे लगा दोगे। एक्सेलेरेशन मिल गया, तुम मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मास कितना है बेटा? 2 2। तो मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। नहीं समझ में आई बात क्या? एक्सेलरेशन जब भी मिल जाए तो उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? फोर्स। फोर्स मिल जाएगा। तो अब आपको इस पर लगाना है, इस पर लगाना है और इस पर लगाना है, और उसकी मदद से पता कर लेना है कि क्या है, कितना क्या है, वो कैसे चले। ठीक है, हो जाएगा क्या? कोशिश करोगे क्या आप लोग? यस सर। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप कोशिश करो जल्दी, देखते हैं कौन लगा पाता है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक हिंट है। जो मास है क्या वो 2 kg है? स्मॉल एम, ब्लू वाला? यस में मास है। नहीं बेटा जी, जो स्मॉल एम है ना, ब्लू वाला है, वो स्मॉल एम की हुई वैल्यू निकालना है उसको। तो आप इसको स्मॉल एम लेकर के ही चलोगे शुरू से लास्ट तक इक्वेशन में, और फिर वो निकलेगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो आपको पता है। समझ में आया किरण? हाँ, उसकी वैल्यू तो नहीं पता है। अच्छा, और आपको एक्सेलरेशन भी नहीं पता है। पता है क्या एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन पता है क्या? हाँ बेटा। नो सर। 3g sin थीटा। कितना क्या? 3g sin थीटा एक्सेलरेशन है क्या? नहीं नहीं, ये तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अर्थ लगा रहा है अलोंग द प्लेन, और एक्सेलरेशन एक टेंशन लग रहा है अलोंग द प्लेन ऊपर की तरफ टी, और एक टेंशन लग रहा है नीचे की तरफ T2। इन सब का मिला करके जो एक्सेलरेशन आया, नेट एक्सेलरेशन, वो किस साइड में होगा ये आप लोगों को नहीं पता। तो आपको मैंने समझाया है कि आप क्या करोगे, किसी एक डायरेक्शन में मान लोगे एक्सेलरेशन। मान लो, ऐसा मान लो कि जो रेड वाला है T2 वाला, जो T2 वाला है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। और जो आपका 2 kg वाला जो इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है, वो प्लेन के ऊपर जाएगा फिर, कि वो प्लेन के डाउनवर्ड जाएगा फिर? नहीं समझ में आई बात तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ? तो नीचे जाएगा, नीचे। हाँ, किधर जाएगा? नीचे जाएगा। चलो, तो मैं कह रहा हूं मान लो, तुम किसी एक तरफ तो मानना पड़ेगा, मान लो ये नीचे की तरफ ए जा रहा है, तो भैया सब रस्सी से जुड़े हैं, तो सेम ही एक्सेलरेशन से जाएंगे कि डिफरेंट एक्सेलरेशन से जाएंगे? तो सेम जाएंगे। तो इधर ये जाएगा कितने एक्सेलरेशन से? ए। ए। और ये ऊपर जाएगा फिर कितने एक्सेलरेशन से? ए। ए। तो इसका टोटल नेट फोर्स निकालो। नीचे वाला, क्योंकि इसको नीचे माना है, ज्यादा माना है, तो नीचे वाला नीचे मोशन माना है, तो इसको ज्यादा मानो, इसको कम मानो, इक्वेशन बना लो। इसमें दो जो है डाउन में जा रहे हैं, तो इन दोनों को ज्यादा मान के, पॉजिटिव मान के लिखो, और ये उसके अपोजिट में जा रहा है, माइनस लगा करके नेट एक्सेलरेशन मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। ये ऊपर की तरफ P ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर मोशन हो रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स P ज्यादा मानो, mg कम मानो, ऊपर माइनस नीचे ज्यादा माइनस कम करके मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आई बात क्या उज्जवल? नहीं समझ में? हाँ चलो, करो, कोशिश करो, तभी हो पाएगा।
तो 44 वाली है। अच्छा सॉरी 44 है ना, हाँ सॉरी डिस्टर्बिंग। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट बच्चा, एक मिनट, इस क्वेश्चन में क्या बोला था? सिस्टम रिमेन एट रेस्ट है ना बेटा, सॉरी। तो आपकी मेहनत आसान हो गई, एक्सेलरेशन कोई लगेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप लगा भी देते ना तो भी सब कट पिट के एक्सेलरेशन 0 आ जाता। बात समझ में आई क्या? हेलो, आवाज आ रही क्या मेरी? यस सर। चलो अब बताओ, इस 2 किलोग्राम वाली बॉडी पे जरा बताओ मुझे बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं तो ऊपर का फोर्स T2 इज इक्वल्स टू नीचे का फोर्स 20 न्यूटन, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, अब इधर लगाओ, इस 2 kg वाली बॉडी पे लगाओ। अप द प्लेन टेंशन कितना है, फोर्स कितना है? अप द प्लेन मतलब राइट साइड, इस टी। बॉडी टी। और लेफ्ट साइड टोटल फोर्स कौन कौन से हैं? G sin theta plus T2. जी साइन थीटा एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन हुआ। मास कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 20. नहीं, ये जो आपने बोला कि ऐसे प्लेन है, एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से एक कंपोनेंट आ रहा है जी साइन थीटा, लेकिन ये जी साइन थीटा एक्सेलरेशन है कि फोर्स है? तो फोर्स कैसे निकलेगा? इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, करेक्ट? Yes, sir. एक रस्सी भी तो लगा रही होगी, ये वाली रस्सी जो इधर जा रही है कितना टेंशन लगाएगी, टी की T2? T2। T2। और एक ये वाली रस्सी भी तो टेंशन लगा रही होगी, ये कितना लगाएगी? टी। T. तो अब डाउन द प्लेन टोटल फोर्स कितने होंगे, जल्दी जल्दी बताओ। डाउन द प्लेन मतलब ऐसे नीचे की डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितने हो गए नीचे की डायरेक्शन में? 2G sin theta. हाँ, और T2. ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो क्या? Add. ऐड T2, ये डाउन द प्लेन। और अप द प्लेन कितना हो गया? टी। T। T. T2 की वैल्यू पता थी क्या हमको? Yes, sir. 20 Newton. तो यहाँ मैंने 20 रख दिया, प्लस रख दिया, 2 रख दिया, जी की वैल्यू 10 रख दिया। साइन थीटा की वैल्यू पता थी क्या हमको? कितना दिया थीटा यहाँ पे? 30. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. 1/2 इज इक्वल्स टू टी। तो सॉल्व कर लो, बताओ कितना हो जाएगा भाई? उधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा 10 और बचा 20, तो 30 न्यूटन। कोई बहुत मुश्किल सवाल था क्या? अरे ये बहुत मुश्किल सवाल था क्या? ये हो जाएगा क्या ये T2 नाम है बेटा ना इसका, अच्छा नहीं इसका T नाम है, ठीक है। नहीं समझ में आई बात? फिर से कराऊं क्या क्वेश्चन? सर आ गया सर. अब एक और चीज पूछा है, ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। तो पुली पर जो फोर्स लग रहा है वो आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पुली क्यू की बात हो रही है और उस पर एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक ऐसे जा रहा है, क्या ये जा रहा है, ठीक है, एक ऐसे जा रहा है। अच्छा जी बेटा, अब आपको ये बताना है कि, एक मिनट,
इसमें अब आपको ये बताना है कि जो नेट आपका फोर्स होगा वो इस पुली के ऊपर कितना लग रहा होगा। तो उसके लिए हमको चाहिए होगा कि इस रस्सी में एक तो टेंशन टी इधर लग रहा है और एक टेंशन टी ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है। करेक्ट है क्या बात? Yes, sir. हाँ sir. हाँ। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा तो ये एक्चुअली में ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल का ही तो ये वर्टिकल वाला एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यही सेम चीज तो ना। देखो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन सेम ही बात तो है ना बेटा, कि डिफरेंट है। Yes, sir. तो अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 minus 30 is equal to 60. 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता चल गया इन दोनों टेंशन के बीच कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री। क्योंकि एक ही रस्सी है तो टेंशन यहाँ भी टी होगा और टेंशन यहाँ भी टी होगा। करेक्ट है बात? Yes, sir. हाँ। अब रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और उन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा, पहला फोर्स कितना है? T. t स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स कितना है? T square. प्लस 2। पहला t दूसरा t स्क्वायर और cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है दोनों के बीच में? 60 degree का angle. बस सॉल्व कर लो। टी स्क्वायर सॉल्व होकर के 2t स्क्वायर हो गया प्लस ये 2t स्क्वायर cos 60 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 2t स्क्वायर तुम थोड़ा सा कॉमन ले लोगे तो 2t स्क्वायर 1 प्लस cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2. 1/2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम। अब जब हम सॉल्व करेंगे r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2t स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1 प्लस 1/2 हो गया, 1 प्लस 1/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2t स्क्वायर और ये 3/2 हो गया। कैंसिल हो गया, t बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और √3 अंदर रह जाएगा। t की वैल्यू कितनी आई थी? 30। तो रख दिया हमने 30 √3 आ जाएगा रेजिस्टेंस का, रिजल्टेंट का वैल्यू। बात समझ में आई क्या बेटा? Yes, sir. अच्छा, लेकिन हमसे ये तो पूछा एक सर ये 30 तो T2 की वैल्यू आई है ना? t की वैल्यू आई है। T2 लिखा ना आपने तो? ये t है, ये t t2 की इधर है। ठीक है, ओके सर. वो गलती से लिखा गया हो। अच्छा, अब एक चीज हमको ये बताओ, यहाँ पे लगाओ, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो ऊपर का फोर्स T इज इक्वल टू नीचे का फोर्स mg। सही है बात क्या? Yes, sir. यस सर. T की वैल्यू कितनी आई बेटा? 30. 30 रूट M निकालना है हमको। G की वैल्यू कितनी है? 10. 10। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. 3 किलोग्राम। तो आपसे M पूछा गया था, आपने M बता दिया। आपने रिजल्टेंट पूछा था, आपने रिजल्टेंट बता दिया। आपने दोनों रस्सी में टेंशन बता दिया। कुछ और रेशियो पूछता तो रेशियो बता देते। हो जाता क्या ऐसे? सर एक बार फिर से समझा दो, ये पूरा झमेला जब हमने भी समझा. पूरा झमेला में फिर से समझाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको। झमेला है तो, लेकिन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा तरीके से करेंगे साफ सुथरा तो हो जाएगा। चलो अब हम फिर से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बॉडी का अपना खुद का वेट mg लगेगा और ऊपर टेंशन t लगेगा, यहाँ पर टेंशन t लगेगा। यहाँ पे अलग रस्सी है तो t1 नाम ले लो या t2 नाम ले लो। यहाँ पर भी सेम टेंशन t2 लगेगा अपवर्ड, यहाँ पे उसका खुद का वेट 20 न्यूटन लगेगा। अब यहाँ पे लगा दो पहली वाली बॉडी पर। ठीक है, इसका हम पार्ट में बांट लेते हैं कि ये पार्ट ए हो गया, ये वाला पार्ट बी हो जाएगा, ये वाला पार्ट सी हो जाएगा। अब अगर मैं पार्ट ए पे बात करूं तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के इक्वल, यानी कि T2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन आसानी से निकलेगा। अब मैं दूसरे पार्ट पे बात करूं तो दूसरा पार्ट बी पार्ट पे बात करूं तो बी पार्ट का डायग्राम कुछ ऐसा है कि इस पर एक अर्थ का वेट का कंपोनेंट आएगा g sin थीटा और मास का मल्टीप्लाई कर दो तो 2g sin थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या बेटा झमेला? यस सर. और एक रस्सी टेंशन लगाएगी कितना? T2 और एक दूसरी वाली रस्सी लगाई कितना? टेंशन T। सही है बात? यस सर. Yes, sir. अब चूंकि ये मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो नीचे डाउनवर्ड वाला फोर्स इज इक्वल्स टू ऊपर अपवर्ड वाला फोर्स। अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड इक्वल्स टू अलोंग द प्लेन अपवर्ड। चलो अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड हो जाएगा नीचे की तरफ T2 और नीचे की तरफ ये 2g sin 30 वाला फोर्स। साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है 30। ठीक है, इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ T। T2 की वैल्यू पता है 20
प्लस 2 जी की वैल्यू 10 साइन 30 की वैल्यू हाफ इज इक्वल्स टू टी। अब ये कैंसिल होके सॉल्व होकर के 2 से 2 कैंसिल होके 10 20 सॉल्व होकर के टी की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। करेक्ट है बात? सर हमने इसको इक्वल टू टी क्यों रखा? इसके इक्वल्स टू क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे रखो सिस्टम किसमें है, रेस्ट में। तो सिस्टम पर लगने वाला डाउन द प्लेन, इंक्लाइन द प्लेन डाउन डायरेक्शन में, ये हो गया डाउन डायरेक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा, अप डायरेक्शन। तो अप फोर्स इक्वल्स डाउन फोर्स होगा, तभी तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी कि मोशन में होगी? रेस्ट में होगी सर। रेस्ट का मतलब कि ऊपर लगने वाला, इंक्लाइन द प्लेन ऊपर फोर्स इज इक्वल्स टू इंक्लाइन द प्लेन नीचे फोर्स। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अगर कहीं फोर्स ज्यादा हो तो उधर मूव कर जाएगी, अगर दाएं साइड वाला फोर्स इक्वल्स बाएं साइड वाला फोर्स है तो कोई भी मोशन नहीं होगा। नहीं समझ आई बात? फिर से समझाऊं? सर ये थीटा की वैल्यू कैसे पता लगी हमें? क्या दिया हुआ है तुमको, ये डायग्राम में दिख नहीं रहा? ये 30, ये क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, थीटा तो दिया हुआ है ना हमको। और कुछ पूछना है इसमें? पूछो पूछो, डाउट है तो पूछो बेटा, सही करो, पहले सॉल्व करो, अपना डाउट्स क्लियर करो, पूछो। सर 2g sin थीटा है क्या ये? 2g sin थीटा है क्या? वेरी गुड। अब देखो, अब ये बॉडी है, बॉडी पर एक अपना खुद का वेट लगता है mg, लेकिन ये mg डाउनवर्ड लग रहा है जो मेरे काम का है। मुझे जो मोशन एनालाइज करना है वो इंक्लाइन द प्लेन, प्लेन की लाइन में, प्लेन के अलोंग वो करना है, एनालाइज करना है। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा प्लेन के अलोंग mg sin थीटा, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा mg cos थीटा। और ये जो प्लेन का अलाइन मोशन है, ये डाउन द प्लेन एक फोर्स हमको दे देगा 2g sin थीटा, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है, 2। हम क्या करते हैं, कोई भी बॉडी का जब फ्री बॉडी, ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना बेटा जब भी, तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे वो फोर्स अर्थ के वेट की वजह से हो, अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स यानी वेट हो, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, चाहे वो दूसरी रस्सी का टेंशन हो, चाहे वो कुछ और हो, कुछ भी होता है, किसी भी टाइप का फोर्स होता है, हम लगा देते हैं। अगर कहोगे सर आपने तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया नहीं, लगा लो बेटा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अब चूंकि ये ऊपर नीचे अलोंग ऐसे प्लेन पे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है क्या, ऐसे जो मैंने लाइन बनाया है ऐसे मोशन हो रहा है क्या बॉडी नो का? सर। तो ऊपर वाला फोर्स n इज इक्वल्स टू नीचे ये mg cos थीटा बराबर हो जाएगा। ये मेरे काम का नहीं इक्वेशन, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, लगाने को तो लगा दो आप। तो आपने सारे फोर्सेस लगा दिए। अब ये डाउन द प्लेन टोटल फोर्सेस देख लिया, और अप द प्लेन टोटल फोर्सेस देख लिया। जब भी आप करो तो सारे फोर्सेस लगाओ, और जिस डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहे हो उस डायरेक्शन में मोशन में सारे फोर्सेस लगाओ। डाउन द प्लेन के सारे इकट्ठा एक साइड करो, और अप द प्लेन को सारे इकट्ठा एक साइड करो। अब दोनों इक्वल हैं तो इक्वल रखो, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो जिस साइड मोशन हो रहा है उस साइड वाले को बड़ा मान करके उधर वाले टोटल को पहले लिखो प्लस में, फिर अपोजिट वाले को माइनस में लिख करके इक्वल नेट फोर्स कर दो। कैसे समझाऊं? नहीं समझ में आया क्या? आ गया सर। हाँ, तो ये क्यों लगाया हमने, क्योंकि जितने भी फोर्स लगते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में सब लगाते हैं, सारे के सारे फोर्सेस। ये मेरे किसी काम का था नहीं, लगाए नहीं। अगर तुम लगाना चाहोगे लगाओगे, तुमको देख में आएगा कि ये इस mg का एक कंपोनेंट इधर नीचे की तरफ लग रहा है, एक रस्सी का टेंशन T2 इधर नीचे की तरफ लग रहा है, एक दूसरी रस्सी का टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे टोटल 3 फोर्सेस अलोंग द प्लेन लग रहे हैं, इस प्लेन की लाइन के, ये प्लेन की लाइन है, प्लेन की लाइन के अलोंग लग रहे हैं। तो ये जो टोटल, ये दोनों मिला के टोटल नीचे की तरफ लग रहा है, और ये वाला ऊपर की तरफ लग रहा है। मिला के का मतलब T2 प्लस 2g sin 30 नीचे की तरफ डाउन, ये बनाया हुआ मैंने, और T ऊपर की तरफ ये बनाया है मैंने, T ऊपर की तरफ। अब चूंकि बॉडी रेस्ट में है, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डाउन वाला फोर्स इक्वल्स अप वाला फोर्स। तो डाउन वाला फोर्स टोटल ये लिखा मैंने इधर, और अप वाला फोर्स ये लिखा मैंने इधर, और सॉल्व कर दिया मैंने, कितना आ गया 30 न्यूटन। नहीं समझ में आई बात? अब उन्होंने बोला था कि अब आप सी पे लगाओ, एट सी पे लगाओ, ये सी वाले पार्ट पे लगाओ। सी वाले पार्ट में ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बेटा? नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg। टी की वैल्यू डालो, कितना है? 30 इज इक्वल्स टू m निकालना है, जी की वैल्यू कितनी है? 10 10। तो सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा बेटा m की वैल्यू?
3. ठीक है जी। क्यू पर बनाऊं, इस क्यू पर बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है टेंशन एक इधर टी अवे फ्रॉम द पुली और एक इधर टेंशन टी अवे। यही टेंशन हर जगह सेम रहेगा ना रस्सी में, हर जगह रस्सी। अब ये एंगल कितना आपको दिख रहा है कि ये 30 है, तो ये वाला कितना है 60. तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न पे बना हुआ दिख रहा है आपको, देख रहे हो एकदम सेम चीज तो बनी दिख रही, बस ये लाइन ऊपर शिफ्ट कर दी गई है, ये लाइन राइट साइड में शिफ्ट कर दी गई है, इस वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। करेक्ट है? यस सर. इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर. तो बस दो फोर्सेस पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर में बता रखा है, क्या है टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 30 कॉस ऑफ 60। ठीक है, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 टी स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2 टी स्क्वायर और टी स्क्वायर बच गया, एड अप होकर के कितना हो गया 3 टी स्क्वायर। तो अब टी तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर होने की वजह से, √3 रह जाएगा। तो अब आप करोगे रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू टी √3। टी की वैल्यू पता है क्या हमको? हाँ, टी की वैल्यू यहाँ निकाल रखा था हमने, कितना 30, तो 30 √3 आ गया रिजल्टेंट। तो जो पूछा उन्होंने हमने बता दिया। उन्होंने पूछा भैया स्ट्रिंग पे बताओ पुली पे, हमने बता दिया ये रिजल्टेंट लगा। उन्होंने पूछा अगर ऐसी बात है तो मास निकालो, हमने मास निकाल लिया 3 है। हमने साथ ही साथ पहली बॉडी का टेंशन या इधर वाली बॉडी का इधर वाली रस्सी में टेंशन T2 भी निकाल लिया, इधर वाली रस्सी में टेंशन T भी निकाल लिया, सब निकाल लिया हमने। रेशियो पूछ लेते, रेशियो निकाल लेते, अगर यही सेम चीज एक्सेलरेशन में बोल देते वो भी निकल जाता, क्योंकि 3 इक्वेशन बन जाती है आसानी से, वो भी निकल जाता। फिर से करा दूं? नहीं सर सर. एक लास्ट डाउट है सर. हाँ बेटा बोलिए। अरे लास्ट के तुम 4-5 पूछो, कोई इशू नहीं। सर जैसे ना आपको पता कैसे चला कि आपको इसमें रिजल्टेंट निकालना है? क्योंकि बोला है ना ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, यही तो इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को सीखना है ऑन द पुली। तो मुझे पता करना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, रस्सी के जरिए पुली पर कितना फोर्स लग रहा है। तो मैंने पुली का डायग्राम बनाया और रस्सी एक इधर से खींच रही है पुली को टी, और एक इधर से खींच रही है पुली को, 2 साइड से खींच रही है। तो मुझे लगा, पता चल गया कि 2 साइड से खींच रही है, मतलब 2 फोर्सेस लग रहे हैं पुली पे। जब पुली पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं 2 साइड से, एक इधर से कह रहा चलो नीचे, एक इधर से कह रहा चलो इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा? जो उन्होंने बोला कि स्ट्रिंग ने, रस्सी ने पुली पर कितना लगाया। अब रस्सी पुली पर इधर से भी खींच रही टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी और इधर से भी खींच रही अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन। डायग्राम बनाया मैंने, डायग्राम बना के फटाफट मुझे समझ में आ गया कि इसका रिजल्टेंट निकालना है, और मैंने वेक्टर लगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा सिमरन की, कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि क्वेश्चन में लिखा है कि फोर्स बताओ रस्सी ने कितना लगाया पुली पर, तो मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे लगेगा। तो सर अब जैसे एक यहाँ पर पी भी है ना? हाँ, पी भी है, पी पर भी लगा सकते हो, लेकिन पी का पूछा नहीं है, क्यू का पूछा है। तो सर जो फॉर्मूला बनेगा उसमें रिजल्टेंट वाला आएगा, लेकिन उसमें हाँ, फॉर्मूला cos बनेगा, 60 लेकिन हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर देखो पी का भी हम बात करते हैं, पी पर एक रस्सी ऐसे है और ये ऐसे है, ये इन दोनों के बीच का एंगल बेटा लेकिन नहीं, देखो ये एंगल ऐसे कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर 30 डिग्री और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। तो ये टेंशन T2 इधर और ये टेंशन T2 इधर, इन दोनों टेंशन के बीच, इन दोनों टेंशन के फोर्स के बीच का टोटल एंगल कितना होगा बेटा? cos 120। कॉस मत बोलो, बस मुझे इतना बताओ 120 डिग्री। अब यही फॉर्मूला लगाओगे, T2 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T2 स्क्वायर cos 120। अब वही सॉल्व करोगे, cos 120 की वैल्यू हो जाती है -1/2, सॉल्व कर लोगे निकल जाएगा कितना क्या आ रहा है। सर माइनस नहीं होता, मैं भी साइन ही cos 120 को लिख सकते हैं cos ऑफ 90 प्लस 30। अब चूंकि 90 प्लस 90 माइनस है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 30 हो जाएगा। cos 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। cos की वैल्यू क्या होती है उसमें, पॉजिटिव की नेगेटिव? माइनस होती है। sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। चलो कर ही लेते हैं, अगर आप ये कह रहे हो तो हम इसको कर ही लेते हैं। गुड क्वेश्चन। एक मिनट दो मुझे जरा, अरे इस वाला तो ये था, इसी वाले में। सर हमने इसको 30 डिग्री का एंगल कैसे माना है जो ये 90 के ऊपर बेटा है? देखो ये हॉरिजॉन्टल है, इधर भी तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। अब जब दो लाइन
है हॉरिजॉन्टल और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये 30 होगा, तो ये 30 तो होगा बेटा। यस सर। हाँ ये तो बेसिक मैथ्स लगाया जाता है, तो ज्योमेट्री थोड़ा सही कर लो कि ये 30 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल बना वर्टिकल बना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 90 डिग्री का एंगल होता है टोटल। ये टेंशन हमने बोला था T2 है, ये टेंशन हमने बोला T2 है, उन दोनों का बीच का एंगल 120 डिग्री बताया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, T2 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T2 स्क्वायर और cos ऑफ 120। cos ऑफ 120 की वैल्यू अभी तुम लोगों ने बताया कि सर कितनी हो जाएगी, -1/2। तो ये दोनों ऐड अप होकर के 2T2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2T2 स्क्वायर हो गया। cos 120 की वैल्यू -1/2, ऊपर से 2 नीचे से 2 कैंसिल। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा बेटा तो 2T2 स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस T2 स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व होकर के √T2 स्क्वायर हो जाएगा और √T2 हो जाएगा। हाँ, T2 हो जाएगा। तो जब सेम वेक्टर्स, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी सेम लग रहा है, 120 डिग्री के एंगल पे लगता है, तो बहुत फेमस रिजल्ट है कि जो इनका वेक्टर ए लग रहा है, तो सेम वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे लगता है तो इनका रिजल्टेंट भी सेम वेक्टर आ जाता है। ये बहुत फेमस रिजल्ट है। 120 डिग्री पे अगर लग रहे हैं दो वेक्टर्स तो इनका रिजल्ट भी सेम ही आएगा, अगर दो सेम वेक्टर्स लग रहे हैं तो वही चीज आ गई बस। और कुछ वही, यही तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक चीज पकड़ लो, उस पर सारे कॉन्सेप्ट लगा लोगे, सब सीख जाओगे धीरे धीरे। अब इस पे और भी कुछ लगाना है, तुमको और कोई कॉन्सेप्ट लगाने लगा लो। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे पढ़ाना तो था और, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बचा है, हम इसको जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा NLM विद एक्सेलरेशन सीखा हमने, और हमने PYQs किया, और हमने मॉड्यूल्स किए। ठीक है, और आपने क्या सीखा आज? लामी थ्योरम सीख ही चुके हो वैसे, लेकिन फिर भी सीख लिया आपने लामी थ्योरम। और क्या सीखा तुम? देखो क्वेश्चन से तो बहुत कुछ सीखा तुमने, ठीक है, और बहुत सारी चीजें सीखे जो आज मैंने क्वेश्चंस में पढ़ाया है तुमको। हाँ ठीक है, बस ऐसे कुछ और बस। अभी क्लास नोट GVPIQ सिंगेज से हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंटम और ग्राफ को देखेंगे आपके लिए, लेकिन पहले एक और टॉपिक बचेगा, फिर उसके बाद हम करेंगे ये चीज। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, यू गाइस कैन लीव। बाय सर।